बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में अशोक कुमार पांडे जी, और जमशेदपुर में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मेरे लिए पहली यात्रा है जमशेदपुर की। इसके पहले मैं कभी आया नहीं हूँ और ढेर सारे पुराने दोस्त थे, कुछ नए दोस्त बने, तो निश्चित तौर से अच्छा लग रहा है। जगह तो लोगों से अच्छी होती है और अच्छे लोग अच्छे हैं, इसलिए जगह भी अच्छी लग रही है। जमशेदपुर औद्योगिक नगरी है और यहाँ की एक विशेष पहचान है और विश्व के मानचित्र पर जमशेदपुर है। जाहिर है यहाँ पर एक औद्योगिक परिदृश्य तो है, बैकग्राउंड तो है, लेकिन यहाँ पर साहित्य और जो साहित्यकार हैं उनकी खुशबू भी है। जाहिर तौर पे देखिए, जमशेदपुर को जाना जो जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। जो आपने मानचित्र पे उपस्थिति की बात कही, वो यहाँ की टाटा स्टील फैक्ट्री और इस तरह की चीज़ों से जाना जाता है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ औद्योगिक जगह हैं, जहाँ अधिक औद्योगिक विकास हुआ, इंग्लैंड में, बाकी जगहों पर, वहीं पर साहित्य, कला और बाकी सारी चीज़ों का भी बहुत सारा विकास हुआ। क्योंकि जहाँ भी उद्योग आता है वहाँ पर दो वर्ग बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं। वहाँ एक बड़ा वर्ग होता है जो बाहर से आता है, अलग अलग जगहों से आके बसता है, तो तमाम सारी संस्कृतियाँ एक जगह आती हैं, बसती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और उससे लेखक को भी एक बड़ा स्पेस मिलता है अपनी बात लिख पाने का, चीज़ों को समझ पाने का। तो ये तमाम शहरों के साथ हुआ है, जमशेदपुर के साथ भी हुआ है। यहाँ कई सारे मेरे बहुत प्रिय रचनाकार हैं जो यहाँ पर हैं। सी भास्कर राव साहब हैं, उनसे कल मुलाकात हुई। विजय शर्मा जी हैं, जयनंदन जी हैं, मेरे दोस्त प्रशांत और अर्पिता हैं यहाँ पर। तो तमाम सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पर लिख रहे हैं, और आने वाले समय में शायद और नए नए लोग, कल एक नए लड़के ने बिल्कुल कहानी पढ़ी, तो मुझे लगता है और नए नए लोग यहाँ पर आएंगे और हिंदी उर्दू की जो एक पूरी संस्कृति है वो जमशेदपुर में अपनी तरीके से विकास करेगी। और आज के टाइम में ये महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े शहरों में जब लिखने पढ़ने का माहौल इस तरह से खत्म हो रहा है, कल जो मैंने करीम सिटी कॉलेज में जिस तरह के बच्चों की गैदरिंग देखी, उनका साहित्य में उनकी रुचि देखी, वो मेरे लिए बहुत उत्साह जगाने वाला है। बिल्कुल, और ये सिर्फ औद्योगिक नगरी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर साहित्य की कोपले भी हैं और जाहिर है उसका मर्म भी है, समझने वाले लोग भी हैं। आप जिस जगह से आते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। दरअसल मेरे लिए पहले मुझे ये तय करना होगा कि मैं आता कहाँ से हूँ, क्योंकि मेरा जन्म हुआ एक बहुत छोटे से गाँव में। वहाँ से पिताजी नौकरी करते थे देवरिया, उत्तर प्रदेश की एक छोटा सा कस्बा जिला है, वहाँ बचपन गुजरा। साहित्य की पूरी जो रवायत और ट्रेनिंग मैंने सीखी वो गोरखपुर की। अगर मुझे कहना हो तो मैं अपने आप को गोरखपुर स्कूल का विद्यार्थी कहता हूँ साहित्य के, जहाँ पर उस ज़माने में परमानंद श्रीवास्तव जी थे, कात्यायनी थी, अरविंद त्रिपाठी जी थे, गणेश पांडे थे, ये तमाम सारे लोग थे। इन लोगों के साथ लिखते पढ़ते लिखना सीखा, पॉलिटिकल लाइफ जीनी सीखी। फिर नौकरी के चक्कर में भटकता रहा, दिल्ली रहा, गुजरात रहा। अब जाके पिछले 7-8 सालों 10 सालों से लगभग मैं ग्वालियर में हूँ, तो फिलहाल ग्वालियर का कहा जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो लेखक है और मेरा जो व्यक्ति है, यहाँ तक कि मेरी जो भाषा है, वो इन सारी जगहों से मिलजुल कर बनी हुई है। तो और इन सारी जगहों में एक कॉमन चीज़ मैं देख सकता हूँ कि जो मुझे मिली, कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, हर जगह लिखने और ना लिखने वाले लोग हैं, हर जगह पढ़ने और ना पढ़ने वाले लोग हैं, और हर जगह जो पढ़ने वाले लोग थे उनसे मैंने सीखा, जो ना पढ़ने वाले लोग थे उनसे मैंने सीखा कि बिना पढ़े लिखे मज़ा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन वैसे अभी आप कहाँ से जुड़े हैं, किस काम से जुड़े हैं आप? मैं ग्वालियर में हूँ, वहाँ एक सरकारी नौकरी करता हूँ। मैं सांख्यिकी मंत्रालय में मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग ऑफिसर हूँ वहाँ पे, और वहाँ दखल विचार मंच करके हमारी संस्था है, एनजीओ नहीं है, कुछ लोगों का एक समूह है, उसके साथ मिलकर सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहता हूँ। इसके अलावा इप्टा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इप्टा की राज्य कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ। तो इप्टा से जुड़कर भी जो थोड़ा बहुत काम करना होता है वो कोशिश करते हैं हम लोग वहाँ पे करने की। जी, ये बहुत विशेष लगता है और बहुत कभी कभी अजीब भी लगता है कि बहुत अच्छे साहित्यकार कुछ ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे लगता है कि उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए या फिर उनकी जगह कहीं और थी। लेकिन हमें लगता है कि साहित्य शायद ऐसी ही जगहों पे पनपता है। देखिए, जिस तरह के समाज में हम जी रहे हैं वहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर हैं जहाँ उनको नहीं होना चाहिए। शायद ये हम इस सेंस में कह रहे हैं, इस रूप में हम कह रहे हैं कि उनको वो सब कुछ नहीं मिलता है समाज से जो उनको शायद समाज से मिलना चाहिए था। लेकिन साहित्यकार को तो हर जगह होना चाहिए, और ये आज का ही नहीं है। आप देखिए, काफका जैसा साहित्यकार पोस्ट ऑफिस में क्लर्क था, या गोरकी का अगर आप पूरा का पूरा जीवन पढ़िए तो गोरकी कप प्लेट साफ करते हुए, रकाबियां धुलते हुए और पोत पर काम करते हुए, मजदूरी करते हुए और इतने बड़े लेखक बनते हैं। टॉलस्टॉय लेखक तब बनते हैं जब वो संन्यास ले लेते हैं। तो किसी भी बड़े लेखक की, अगर मार्केस की आप शुरुआती जिंदगी की बात कीजिए तो शुरुआती जिंदगी कितने ज्यादा संघर्षों से भरी हुई है, वो अखबार में होते हैं। और साहित्यकार को कहाँ होना चाहिए? जो 2-3 जगहें मानी जाती हैं, मुफीद सबसे ज्यादा, जैसे माना जाता है कि उसको प्रोफेसर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रोफेसरी जो होती है वो साहित्यकार की हत्या कर देती है। वो लगातार जिस तरह की राजनीति में उलझता जाता है, उसका साहित्य कहीं पीछे छूटता जाता है। फिर माना जाता है पत्रकार होना चाहिए। आप तो आकाशवाणी में हैं, लेकिन जो अखबारों में पत्रकारिता कर रहे हैं, देख लीजिए कि उनकी मानसिकता कैसी बनती जाती है और जीवन कैसा बनता जाता है। तो साहित्यकार को हर जगह होना चाहिए। साहित्य तो बिखरा हुआ है, अगर ये जीवन की कहानी है तो जीवन हर जगह है, जहां भी है वहां से आप जीवन का रस ले सकते हैं। इसलिए मेरा इसमें विश्वास नहीं है कि साहित्यकार को कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। जहाँ भी हैं बहुत बढ़िया, और वहीं से किरणें फूटती रहती हैं और साहित्य की आभा बिखरती रहती है। ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ?
आपका? ये भी एक मुश्किल सवाल है। मुझे याद नहीं आ रहा है किसी की कविता है कि माँ की गोद से उतरने के बाद रुके ही नहीं पाऊँ। तो लगभग वैसे ही मुझे भी लगता है कि माँ की गोद से उतरने के बाद ही ये सफ़र जारी है। शुरुआत तभी होती है सबकी जब बचपन में माँ जो लोरियाँ सुनाती है। मुझे लगता है कविता की पहली ट्रेनिंग आदमी की वहाँ ही होती है, और उसके बाद जो स्कूल में पढ़ते हुए बाकी सब। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं शायद 9वीं या 10वीं में था जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। बच्चों जैसी कविता थी। कविता का असली काम जो मेरा शुरू हुआ वो नाना जी के अपने संपर्क में शुरू हुआ। नाना जी मेरे सोशलिस्ट थे। तमाम उस समय जो दिनमान और पत्रिकाएं सारिका वगैरह आया करती थी, मैं पढ़ा करता था, और कविता मुझे बहुत आकृष्ट करती थी। जब मैं गोरखपुर गया विश्वविद्यालय में, वहाँ वामपंथी राजनीति से मेरा परिचय हुआ, लाइब्रेरीज मिली, तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। 95 तक मैं ठीक ठाक पत्रिकाओं में छप चुका था, लेकिन उसके बाद कविता से एक वैराग्य सा, एक विरक्ति सी पैदा हुई, और अगले 10 साल लगभग मैंने कुछ नहीं लिखा। 2004-5 से मैंने दोबारा से लिखना शुरू किया, और वो भी कविता से मैंने शुरुआत नहीं की, आर्थिक विषयों पर लिखने से शुरुआत की, जो मेरी पहली किताब शोषण के अभयारण्य में आई हुई है। और फिर उसके बाद कुछ कविताएं भी, कुछ इधर उधर, और फिर धीरे धीरे चल पड़ा सिलसिला। और कहानियां भी आप लिखते हैं? कहानियां मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं मूलतः कवि हूं, भूलतः कहानीकार भी कभी कभी बन जाता हूं। बहुत कम कहानियां, मुझे लगता है 3 या 4 कहानियां मैंने लिखी हैं, और बस लिखी है। कई बार ऐसा लगता है कविता में नहीं कह पा रहे हैं तो कहानी भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को कहानीकार मानता नहीं हूँ अभी। शब्दों का चयन या फिर उसकी परिकल्पना या फिर उसका जीवन, ये बहुत कुछ, इसका बहुत मतलब होता है कविताओं में। कैसे संयोजन करते हैं, कहाँ से शब्द चुनते हैं, और वो कौन से विचार होते हैं जो वो सब रूप लेकर आते हैं और एक के बाद एक शब्द उन पंक्तियों को एक नया जीवन प्रदान करते हैं? आप रचना प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं किसी भी कवि के लिए रचना प्रक्रिया बता पाना सिद्ध कवियों के लिए आसान हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है मेरे जैसे किसी भी कवि के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। जहाँ तक शब्दों की आपने बात की, तो हमारा तो पूरा जीवन ही शब्दों से बना हुआ है। मैं जमशेदपुर आया, मुझे लगता है कल से और आज तक 2-3 नए शब्द मुझे ऐसे सुनने को मिले जो मैंने पहले नहीं सुने थे, तो मेरी शब्द संपदा बढ़ती है। ऐसे ही पूरे जीवन में हम जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी बातचीत करते हैं, जहाँ भी हमारा इंटरेक्शन होता है, उसमें हमें शब्द मिलते रहते हैं। शब्द केवल शब्दकोशों से नहीं मिलते। केवल शब्दकोशों से लिखी हुई जो रचना होगी वो केवल लाइब्रेरियों के लिए होगी। तो ये तमाम सारे शब्द मिलकर हमारी जो शब्द संपदा है उसको बड़ा करते हैं, और लिखते समय जब आप बैठते हैं तो वो सारे शब्द अपने आप कहीं ना कहीं से आकर अपनी जगह बनाते रहते हैं, बशर्ते आप उनके ऊपर कोई पाबंदी न लगा। जैसे मेरा एक बहुत साफ मानना है कि अच्छी हिंदी में लिखने के लिए हिंदी, उर्दू, संस्कृत और साथ में जो हमारी लोक भाषाएं हैं देश भर में फैली हुई, इन सब से जहां से भी उचित शब्द मिलते हैं वो हमें प्रयोग करने चाहिए। इसमें किसी शुद्धतावाद का आग्रह नहीं होना चाहिए, यही हमारी भाषा को जिंदा रखेगा। मेरे लिए विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जैसा मैंने आपको बताया कि वामपंथ से मैंने शुरुआत की थी। वामपंथ मुझे आज भी सबसे ऐसा उचित सिद्धांत लगता है जिससे शायद दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। तो वो एक प्रक्रिया है जो कहीं पीछे न पीछे चलती रहती है, दिमाग के पीछे चलती रहती है, और जो चीजें सामने गुजरती हैं, घटनाएं, मनुष्य, तमाम सारी चीजें, उनको अपनी नजर से देखने की कोशिश होती रहती है, और उसमें जो कुछ ऐसा अचानक से उभर जाता है कि जिसको लगता है कविता में लिखा जा सकता है, तो शुरुआती ड्राफ्ट तो उसी से तैयार होता है, और उसके वही मूल है, बाकी तो कलाकारी है। तो ये फिर जो रचना की बातें हैं या फिर कविता लिखने की बातें हैं, शब्दों के चयन की बातें हैं, संयोजन की बातें हैं, इसके लिए कोई खास समय होता है या फिर चलते फिरते या फिर मन में ये सारी बातें होती रहती हैं? और कई बार ऐसा होता है अशोक जी कि लोग कहते हैं कि कविता ने मुझसे लिखवा लिया, मैंने लिखा नहीं है, किसी दुनिया में ये रही होगी या कहीं अदृश्य, लेकिन उसने मुझसे वो लिखवा लिया। तो ये बातें किस तरह की हैं? देखिए, मेरा दोस्त है गीत चतुर्वेदी, अच्छा कवि है, मेरे प्रिय कवियों में से है। उसने एक बार कहा था कि लिखते समय तो हम सिर्फ टाइपिस्ट होते हैं, जो रचना प्रक्रिया पूरी होती है, कविता जो लिखी जाती है वो तो उस वक्फे में लिखी जाती है जिस वक्फे में हमारे हाथ में कलम नहीं होती है, लैपटॉप नहीं होता है। जिस समय हम बस में सफर कर रहे होते हैं, उस घटना को देख रहे होते हैं, अपने आप से बातचीत कर रहे होते हैं या दोस्तों से बातचीत कर रहे होते हैं, तो कविता तो उसी समय पैदा होती है, वो दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही होती है। और लिखवाने वाली जो बात होती है उसको मैं इस तरह से जरूर देखता हूँ कि वो उस घटना ने इतना ज़्यादा आपको दबाव में ला दिया, इतना कंपेल कर दिया कि आप मजबूर हो गए उसको लिखने के लिए, उसको कागज़ पर उतारने के लिए। इससे ज़्यादा किसी आसमान से उतरी हुई कविता पर या किसी जन्मजात प्रतिभा पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। मुझे लगता है किसी समाज में रहते हुए, उन सारी घटनाओं से गुजरते हुए जो उद्वेलन अपने भीतर होता है, आम आदमी और कवि में बस इतना ही फर्क है। कोई आदमी हो सकता है उसको गुस्से में निकाल दे, डांट के निकाल दे, गालियों में निकाल दे, शराब पी के निकाल दे। कभी ये हुनर सीख लेता है कि उसको वो कविता में निकाल देता है। इतना ही फर्क होता है मुझे लगता है, और यही प्रक्रिया होती है। तो इससे पहले कि हम कुछ आगे बढ़ें, कुछ 1-2 रचनाएं जो बहुत पसंद हैं आपको और जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को वो ज़रूर सुनाएं, और आपकी आवाज़ में, आपके अंदाज में सुनकर उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। संकलन पिछले साल आया था, 2010 में बल्कि आया था, लगभग अनामंत्रित। उससे मैं आपको 2 कविताएं सुना देता हूँ। पहली कविता तो शीर्षक कविता है जिसके नाम पर मैंने अपने संकलन का नाम रखा था, लगभग अनामंत्रित। लगभग अनामंत्रित। उपस्थित तो रहे हम हर समारोह में, अजनबी मुस्कुराहटों और अभेद्य चुप्पियों के बीच
अधूरे पते और गलत नंबरों के बावजूद पहुंच ही गए हम तक आमंत्रण पत्र हर बार। हम अपने समय में थे, अपने होने के पूरे एहसास के साथ, कपड़ों से ज़्यादा शब्दों की सफ़ेदियों से सावधान। हम उन रास्तों पर चले जिनके हर मोड़ पर ख़तरे के निशान थे। हमने ढूंढी वे पगडंडियाँ जिन्हें बड़े जतन से मिटाया गया था। भरी जवानी में घोषित हुए पुरातन और हम नूतन की तलाश में चलते रहे। पहले तो ठुकरा दिया गया हमारा होना ही। चुप्पियों की तेज़ धार से भी जब नहीं कटी हमारी ज़बान, कहा गया बड़े करीने से अब तक नहीं पहचानी गई है यह भाषा। हम फिर भी कहते ही गए और तब कहा गया एक शब्द खूबसूरत, जबकि हम खिलाफ थे उन सबके जिन्हें खूबसूरत कहा जाता था। ज़रूरी था खूबसूरती के उस बाज़ार से गुज़रते हुए ख़रीदार होना। हमारे पास कुछ स्मृतियाँ थीं और उनसे उपजी सावधानियाँ, और उनके लिए स्मृति का अर्थ गौरव, प्राचीन। वाह, बहुत बढ़िया। एक असुविधा थी कविता हमारे हिस्से, और उनके लिए सीढ़ियाँ स्वर्ग की। हमें दिखता था घुटनों तक खून और वे गले तक प्रेम में डूबे हुए थे। प्रेम हमारे लिए वजह थी लड़ते रहने की और उनके लिए समझौतों की। हम एक ही समय में थे, अलग अलग अक्षांशों के बीच। समकालीनता का बस इतना ही भ्रमसेतु था हमारे बीच। हम सबके भीतर दरक चुका था कोई रूस, और अब कोई संभावना नहीं बची थी युद्ध में शीतलता की। ये युद्ध के ठीक पहले के समारोह थे। समझौतों की आखिरी उम्मीद जैसी कोई चीज़ नहीं बची थी वहाँ। फिर भी समकालीनता का कोई आखिरी प्रोटोकॉल कि उन महफिलों में भी हम हुए आमंत्रित जहाँ बननी थी योजनाएं हमारी हत्याओं की। वाह, बहुत बढ़िया। भगत सिंह, 2007 में भगत सिंह की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। उस समय ये कविता मैंने लिखी थी। तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह। जिन खेतों में तुमने बोई थी बंदूकें, उनमें उगी हैं नीली पड़ चुकी लाशें। जिन कारखानों में उगता था तुम्हारी उम्मीद का लाल सूरज, वहाँ दिन को रोशनी रात के अंधेरों से मिलती है। जिंदगी से ऐसी थी तुम्हारी मोहब्बत कि कांपी तक नहीं ज़बान, सूबेदार पर इंकलाब जिंदाबाद कहते। अभी एक सदी भी नहीं गुजरी और ज़िंदगी हो गई है इतनी बेमानी कि एक पूरी पीढ़ी जी रही है जहर के सहारे। तुमने देखना चाहा था जिन हाथों में सुर्ख परचम, कुछ करने की नपुंसक सी तुष्टि में रोज़ भरे जा रहे हैं अखबारों के पन्ने। तुम जिन्हें सौंप गए थे एक मुड़े हुए पन्ने वाली किताब, सजा कर रख दी है उन्होंने घर की सबसे खुफिया अलमारी में। तुम्हारी तस्वीर जरूर निकल आई है इस साल, जुलूसों में रंग बिरंगे झंडों के साथ। सब बेचैन हैं तुम्हारी सवाल करती आंखों पर अपने अपने चश्मे सजाने को। तुम्हारी घूरती आंखें डराती हैं उन्हें, और तुम्हारी बातें गुजरे ज़माने की लगती हैं। अवतार बनाने की होड़ में तुम्हारी तकरीरों में भरे जा रहे हैं मनचाहे रंग। रंग बिरंगे त्योहारों के इस देश में तुम्हारा जन्म भी एक उत्सव है। मैं किस भीड़ में हो जाऊं शामिल, तुम्हें कैसे याद करूं भगत सिंह, जबकि जानता हूं कि तुम्हें याद करना अपनी आत्मा को केंचुलों से निकाल लाना है। कौन सा ख्वाब दूं मैं अपनी बच्ची की आंखों में, कौन सी मिट्टी ला कर रख दूं उसके सिरहाने। जलियांवाला बाग फैलते फैलते हिंदुस्तान बन गया है। बहुत बढ़िया। और हमें लगता है कि श्रोता इन दो कविताओं से बिल्कुल अपने आप को किसी और दुनिया में और बहुत ही मंत्रमुग्ध महसूस कर रहे होंगे। खासतौर से आपके पढ़ने का अंदाज और शब्दों का चयन और फिर जो भावनाएं इसमें हैं बहुत ही लाजवाब है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता ये है कि कविता के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के मन में उत्साह नहीं है, या इससे उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, ये वो जगह नहीं मिल रही है। कौन सी वजह है इसकी? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा कि मेरी कविता पढ़कर ना तो मंत्रमुग्ध हों और ना इस दुनिया से बाहर जाएं, बल्कि हो सके तो जिस दुनिया में हैं उस दुनिया से असली दुनिया में लौट आए। अगर ऐसा मेरी कविता कर पाती है तो मैं उसको ज़्यादा सफल मानूंगा। और यही वो सवाल छुपा हुआ है कि कविता क्यों नहीं पढ़ी जा रही है, या कविता को उतनी लोकप्रियता क्यों नहीं हासिल है जितनी होनी चाहिए। दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए कि कविता बहुत लोकप्रिय कभी नहीं रही है। कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा है जिसमें कविता बहुत लोकप्रिय रही है, क्योंकि कविता को समझने के लिए कविता किसी फास्ट फूड की तरह नहीं समझी जा सकती। कविता को समझने के लिए एक खास तरह का मानस तो चाहिए ही, जिसको मैं फिर कह रहा हूँ कि जन्मजात और किसी प्रतिभा पर मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन वो विकसित करना पड़ता है। और दूसरा एक बड़ी बात जो मैं जेरेमी स्कमल के माध्यम से कहना चाहूंगा, बड़े कवि हैं अमेरिका के, उन्होंने भी इसी समस्या पर एक लंबा लेख लिखा है। उसके कविता आज का जो समय, हमारा भूमंडलीकरण का जो समय है, बाजार का जो समय है, उसमें
बाजार चाहता नहीं है कि आप रुक कर विचार करें। मैं आपको टीवी सीरियल्स का उदाहरण दूंगा कि टीवी सीरियल 7 या 8 मिनट चलते हैं और ज्यों ही आप उनमें डूबने लगते हैं, आपकी आंखों में आंसू बनने की रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है, त्यों ही एक हंसता मुस्कुराता विज्ञापन आ जाता है और आपकी उस सीरियसनेस को भंग कर देता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके माध्यम से ये समाज चाहता है कि बेचने और खरीदने के अलावा कुछ और आप सोचें, क्योंकि बेचने और खरीदने के अलावा ज्यों ही कुछ और आप सोचना शुरू कर देते हैं, त्यों ही आपके समझ में आ जाता है कि आपकी जिंदगी बेचने और खरीदने में किस तरह से बेकार हो रही है। कविता क्या करती है? कविता इस बेचने और खरीदने की अंधी दौड़ में एक गैप की तरह, एक स्पेस की तरह आती है जहां बेचने और खरीदने के खिलाफ आप सोचने की बात करते हैं। वो हमेशा उन मुद्दों पे बात करती है और उस तरीके से बात करती है जिस तरीके से आपको नहीं बताया जाता है। जैसे आपको हमेशा सिखाया जाता है कि धर्म बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कबीरदास जब इस्लाम और हिंदुत्व पे हमला करते हैं तो वो बात करते हैं जो आपको घर में नहीं बताई जाती है, और जो आपके आम संस्कार हैं जिनसे अच्छे समाज में आपको एक ठीक ठाक जगह मिलती है, उसके खिलाफ कविता आपको खड़ा करती है। तो जो चीज समाज के खिलाफ खड़ी होती है, कई बार व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होती है, बाजार के इस पूरे तंत्र के खिलाफ खड़ी होती है, आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये सारा का सारा तंत्र उसको आगे बढ़ाने में मदद करेगा? ये एक बड़ा कारण है कविता के बाहर का। कविता के भीतर के भी कारण हैं। इसका एक बुरा प्रभाव ये पड़ा है, पाठक जिस तरह से खत्म होते गए हैं, और ये एक मिथक भी हो सकता है, एक सच्चाई भी हो सकती है कि बहुत थोड़े से लोग हैं, 1000-2000 लोग जिनके बीच में कविता लिखी पढ़ी जाती है। तो उन्हीं को लगातार संबोधित करने का मामला, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के स्टाइल में, और संबोधित ही नहीं प्रभावित करने का मामला कि हम इतने कलात्मक तरीके से कहें कि उनको लगे वाह, बाकी लोगों को भले समझ में आए या ना समझ में आए। तो ये दोनों स्तर पे मामला है। एक स्तर पे तो पाठक के स्तर पे मामला है कि पाठक अपनी समझ को कितना बढ़ा पाता है या उस तक कितनी चीजें पहुंचती हैं, और दूसरा कवि के स्तर पे मामला है कि जिस समय में वो काम कर रहा है उस समय की कितनी सटीक पहचान कर पाता है और उसको अपनी कविता में कितने सही तरीके से उभार पाता है। और तीसरा मामला आप पत्रकार लोगों का है, और जो पब्लिशर्स हैं, पत्रकार हैं और बाकी सब हैं, कि एक बनी बनाई छवि हो गई है कि कविता तो बहुत बोरिंग चीज होती है, कविता ऐसी चीज नहीं होती जो पाठक नहीं पढ़ता है। मेरा तो ऐसा नहीं मानना। इंटरनेट का जो मेरा अनुभव और बाकी जगहों का अनुभव है, मेरा मानना है कि आज भी कविता के पाठक हैं, बशर्ते उन तक चीज पहुंचे और अच्छी चीज पहुंचे। मेरा अपना अनुभव तो यही कहता है। साहित्य सृजन के कई क्षेत्रों में आप सक्रिय हैं, कहानियां भी आप लिख रहे हैं, लेख भी हैं, तो ये सब कुछ एक साथ कैसे? आपको ऐसा लगता है कि कहीं कविताओं के साथ नाइंसाफी हो रही है? मुश्किल सवाल है। कई सारे दोस्तों को ऐसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे हमेशा लगता है कि खाना खाते समय सांस लेने से सांस की कोई नाइंसाफी नहीं होती है, और सांस लेते समय खाना खाने से खाने के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती है। तो जीवन आपका हमेशा विविध रंगी चीज़ों से बनता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तमाम सारी चीज़ें घटती हैं। अलग अलग विधाएं क्यों हैं? जैसे कहानी की ज़रूरत क्यों है, उपन्यास की ज़रूरत क्यों है, लेख की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बहुत ही बड़ी विधा होने के बावजूद कविता सारा काम नहीं कर सकती। कुछ काम ऐसा है जो कहानी कर सकती है, कुछ काम ऐसा है जो उपन्यास कर सकता है, कुछ काम ऐसा है जो सीधे सीधे लेख कर सकते हैं, अखबारों के लेख कर सकते हैं। अब मुझे हमेशा लगा है कि मैं ये नहीं सोच सकता कि फला काम तो मैं आपके भरोसे छोड़ दूं और ये काम मैं ले लूं। जब तक कर सकता हूं मैं करूं, और जितना अच्छा कर सकता हूं करूं। और मुझे तो कई बार लगता है कि विधाएं आवाजाही करती हैं, कहानी में थोड़ी सी कविता आ जाती है, कविता में थोड़ी सी कहानी आ जाती है, लेख में थोड़ा सा कवितापन आ जाता है, और वो उसको और रोचक और खूबसूरत बनाता है। तो मुझे हमेशा लगता है, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, इस सरकार ने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने पर, इस समाज ने मुझे अर्थशास्त्र पढ़ाने पर अच्छा खासा खर्च किया हुआ, क्योंकि जब हम पढ़ते तो सब्सिडी मिला करती थी, 12 या 15 रुपए की फीस में हमने पढ़ा है। तो मुझे वो कर्ज अपने ऊपर महसूस होता है कि अर्थशास्त्र की जो समझ मैंने हासिल की है उसे मैं समाज में लौटाऊं, जो आज की आर्थिक नीतियां हैं उनके बारे में जरूर एक टिप्पणी करूं और समाज में लौटाऊं। तो मैं आर्थिक विषयों पे लिखता हूं। मैं जिस समाज में जीता हूं वहां पे जिस इतना किस्सा गोई का माहौल रहा है, पूरा बचपन दादियों और मामियों और चाचियों की कहानियां सुनते हुए गुजरा है, तो वो इतना दिमाग पर तारी रहती हैं कि किस्सा कहने का मन करता है तो मैं कहानी लिखता हूं। और कविता लिखना चूंकि मैंने सीख लिया है, मुझे मजा आता है और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें कहने की कोशिश कर पाता हूं, तो मैं कविता लिखता हूं। और तीनों एक दूसरे को मुझे नहीं लगता कि डिस्टर्ब करती हैं, कहीं से साथ साथ चलती हैं। आपने दादी नानियों का जिक्र भी किया, और वहाँ से जो कहानी निकल कर बाहर आई और अभी जो कहानी का रूप है, जाहिर है इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत विकास हुआ है। लेकिन एक जमाना था जब दादी नानी की कहानियों में दादी अक्सर कहती थी कि राजकुमार को ये कहा गया कि तुम जब खजाने के पास जाओगे, घोड़े से जब जा रहे हो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना हो, पत्थर बन जाओगे। तो वो आज भी बहुत प्रासंगिक है ना? तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे परिदृश्य को? देखिए, मुझे तो हमेशा लगता है कि खजाने के पास पहुंचकर एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना चाहिए और पत्थर बनने का खतरा भी उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस कहानी को देखिए तो दादियों नानियों के प्रति पूरे सम्मान के बावजूद मैं कहूंगा कि खजाना पाते ही पीछे की सारी दुनिया को भूल जाना और खजाने में मस्त हो जाना, ये एक अलग तरह का दर्शन है, और मैं कम से कम इस दर्शन का बहुत पक्षधर नहीं हो सकता हूँ। दूसरी बात ये कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन के खिलौनों से नहीं खेलते हैं, लेकिन इस बचपन के खिलौने ही होते हैं। वो बचपन का पहला बैट रहा होगा जिसने सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाया, तो उससे उस बैट का महत्व कम नहीं हो जाता है। वो किसी और बच्चे के काम आएगा, लेकिन अब वो सचिन
सचिन तेंदुलकर के काम का नहीं है। तो वो जो कहानियां बचपन की हैं, बचपन की सारी चीजें हैं, वो उस बचपन को शेप करने में, आकार देने में तो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपसे जरूर इस बिंदु पे करना चाहूंगा, आपने ये बहुत अलग सा सवाल पूछा है और मजेदार सवाल है। दरअसल जो कहानियां हम सुनते हैं उनसे किस्सा गोई तो जरूर सीखते हैं, लेकिन अगर आप उनके भीतर जाएंगे तो दरअसल वो एक समाज के भीतर, एक खास तरह के समाज के भीतर जो सामाजिक संरचनाएं हैं, जो सामाजिक ऊंच नीच है, उनको बनाए रखने वाली कहानियां भी बहुत सारी होती हैं। ये लोक कथाओं के साथ भी है, जो उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं सत्यों को स्थापित करते हैं जिनको समाज स्थापित करना चाहता है। तो जब हम छोटे होते हैं तो उसको सुन लेते हैं, उससे हमारा मस्तिष्क भी कहीं निर्मित होता है, लेकिन जब हम चीजों को जानते हैं, समझते हैं, तो फिर हमें उसको एक बार दोबारा भी पढ़ना चाहिए। और अपने बच्चों को सुनाने से पहले सिर्फ यही याद नहीं रखना चाहिए कि हमें क्या सुनाया गया था, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें क्या सुनाना है। क्योंकि कहानियां, कविताएं, ये सारा कुछ सहज बोध भी बनाती हैं, कॉमन सेंस भी बनाती हैं, और बदलते कॉमन सेंस के साथ इनको भी बदलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत दिलचस्प, और जिस धारा प्रवाह के साथ आप बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने आपको प्रभावित किया है। जाहिर है आप उनके बारे में कहना चाहेंगे, आपके जो प्रिय रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, आप जरूर उनका जिक्र करें। हाँ बिल्कुल, तमाम सारे रचनाकार, तमाम सारे लेखक जिनको पढ़ते हुए, जिनके साथ रहते हुए, और साथ रहना, किताबों के साथ रहना भी होता है। किसी किताब के जैसे गालिब मुझे हमेशा याद आते हैं। गालिब का जो खत हैं, शेर व शायरी तो सब लोग जानते हैं, जो उनके खत हैं, उनका जो संकलन है, उसमें खत है, उन्होंने किसी को लिखा है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किसको लिखा है। तो उसमें लिखा है कि बहुत दिनों से आपका खत नहीं आया, जब आपका खत आता है तो यूं लगता है कि आप आते हो, और खत नहीं आया तो ऐसा लगता है कि आप रूठे हो और दरवाजे के कहीं पास से आके निकल जाते हो। साहित्य भी ऐसे ही रचनाकारों को भी पास लेके आता है और बहुत कुछ सीखने को देता है। बचपन से ही तमाम लोगों को पढ़ते हुए हर आदमी सीखता है, मैंने भी सीखा है। एक रचनाकार का नाम लेना हो जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, सबसे ज्यादा मैंने जिससे सीखा है, तो वो मुक्तिबोध है। और उसका कारण ये नहीं है कि वो बहुत क्लिष्ट हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ी कविताएं लिखी हैं। मुक्तिबोध के भीतर जो सबसे बड़ी बात जो मैंने मुक्तिबोध से सीखी, कि अपने समय के मुहावरे से अलग जाकर एक बड़ा मुहावरा खड़ा करना और उन सारी चीजों पर पूरी दमदारी के साथ बोलना जिन पर ना बोले जाने की सारी तैयारियां समाज ने कर ली हैं। ये मैंने मुक्तिबोध से सीखा, और मुझे लगता है कि जो हिम्मत थोड़ी बहुत जुटाने की मैं कोशिश कर पाता हूँ अपनी कविताओं में, वो मैंने मुक्तिबोध से सीखा है। बाद के दौर में जिन लोगों से मैंने सीखा, उसमें अवतार सिंह पाश जो पंजाबी कवि हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और कुमार विकल से मैंने बहुत सीखा है। कुमार विकल से मैंने सीखा है कि विकलता कैसे कविता में जब आती है तो वो पाठक को अपने साथ लेकर चलती है। विकलता को कविता में कैसे परिवर्तित किया जाता है, अपनी जद्दोजहद को, जो अपनी भीतरी जद्दोजहद होती है, उसको कविता में किस तरह से बदला जाता है, ये मैंने शायद विकल से सीखा। गोरख पांडे से मैंने सीखा कि जो आग होती है, उसको किसी कला की जरूरत नहीं होती है, वो कम कला के साथ भी वो आग अपना काम कर जाती है। मैंने आलोक धनवा से सीखा कि कला और विचार का शानदार समन्वय कैसे किया जा सकता है। बाद के कवियों में राजेश जोशी मुझे बहुत पसंद रहे। बहुत सारे विदेशी उपन्यासकार और कहानीकार ऐसे रहे जिनसे मैंने हालिया दौर में मैंने लैटिन अमेरिकी कवियों को पढ़ा है। मार्टिन एस्पादा से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। मुझे लगता है कि हमारे समय के एक बेहद महत्वपूर्ण कवि हैं। मार्केज मुझे पागल कर देते हैं। जितनी बार मैं मार्केज को पढ़ता हूँ, अपने आप को मैं उतना ही ज्यादा उनका दीवाना बनाता चला जाता हूँ। और हान पामुक मुझे बहुत पसंद है। तो कोई एक कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक लंबी श्रृंखला। विनोद कुमार शुक्ल का मैं नाम भूल रहा हूँ। विनोद कुमार शुक्ल बड़े कवि हैं जिनसे मैं कविता और गद्य दोनों सीखता हूँ। अरुण कमल, तो हमारे साथ बहुत सारे लेखक हैं जो मिलकर हमें बनाते हैं। बहुत सारे लेखक हैं जिनकी असहमतियां हमें बनाती हैं, बहुत सारे लेखक हैं जिनकी सहमतियां हमें बनाती हैं। लेकिन ये जो कुछ नाम मैंने आपके सामने लिए, ये ऐसे नाम हैं जिनको मुझे लगता है कि हर नए लेखक को पढ़ना चाहिए, हर पाठक को पढ़ना चाहिए, और इनसे लगातार कई कई पीढ़ियां बहुत कुछ सीख सकती हैं। नए कवियों में कुछ नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा जो मेरे साथ के लोग हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ। जैसे शिरीष कुमार मौर्य से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि शिरीष कुमार मौर्य जैसा कवि हमारे समय में जितना उसको जगह मिलनी चाहिए उतनी जगह नहीं मिली। मोहन डहरिया साहब हैं, बड़े कवि हैं, आपके पास के ही हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बिलासपुर के पास, दुर्ग के पास हमारे शरद कोकास रहते हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनसे सीखते। कुमार अनुपम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो अपने बाद, मेरे बाद के भी बहुत सारे कवि हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे लगता है इन सारे लोगों से सीखते हुए, इन सारे लोगों से लड़ते भिड़ते हुए एक जो साहित्य समाज बनता है और एक समय का साहित्य बनता है, वो हम सब मिलकर अगर बना पाएंगे तो आज की पीढ़ी पता नहीं, लेकिन हो सकता है किसी आने वाली पीढ़ी के लिए वो हमारे समय का इतिहास बन जाए। अगर इतना भी बन जाए तो बहुत है। आपने बहुत कुछ सीखा है, और हमारे ख्याल से अनुवाद ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया। हाँ, जाहिर तौर पे लेखन, जब विदेशी उपन्यासकारों को हम लोगों ने पढ़ा है तो ज्यादातर अंग्रेजी में ही पढ़ा है, हिंदी में तो बहुत कम का अनुवाद हो पाया। और एक जमाना था जब बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान में किताबें आ पाती थी। अब इंटरनेट के जमाने में तो बहुत कुछ सुलभ भी हुआ। तो बहुत सारा कुछ ऐसा जिसको पढ़ते हुए लगता है कि इसका अनुवाद भी कर दिया जाए। जैसे विदेशी तो नहीं, एक हिंदुस्तानी किताब मैंने पढ़नी शुरू की, एनबीटी की। वो किताब थी प्रोफेसर शांतिमोय रे की, जिसमें उन्होंने आजादी के आंदोलन में हिंदुस्तान
हिंदुस्तानी मुसलमानों का जो भागीदारी है, एक जो भ्रम फैलाया जाता है कि मुसलमानों ने गद्दारी की वगैरह वगैरह, उसका सामना करने के लिए उन्होंने किताब लिखी कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड मुस्लिम्स। उसको शुरुआत करते ही मुझे लगा कि नहीं, इसका मुझे हिंदी में अनुवाद करना है, और एनबीटी से मैंने बात की, उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। मार्टिन एस्पादा का मैंने नाम लिया, उनकी तमाम सारी कविताओं का मैंने अनुवाद किया है। चार्ल्स बुकोवस्की की कविताओं का मैंने अनुवाद किया है, और भी तमाम सारी चीज़ों का मैंने अनुवाद किया। कुछ अनुवाद चल रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के चलते मैं आपको बता नहीं सकता, जब वो पूरे हो जाएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। तो अनुवाद मुझे लगता है एक ऐसा माध्यम है जिससे बाहर के साहित्यकारों को हिंदी भाषा तक पहुंचाया जा सकता है, और इस मामले में अगर आपकी आवाज़ पहुंचे तो मैं सरकार से भी और प्रकाशकों से भी ये विनती करना चाहूँगा कि अपने यहाँ अनुवाद के स्तर को बढ़ाने के लिए और अनुवाद के काम को थोड़ा महत्व देने के लिए इन दोनों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आपकी मंजिल कहाँ है? पता नहीं, रास्ता ही मंजिल है। एक सबसे अच्छी कहावत मुझे ये लगती है कि हर रास्ता मंजिल है। जब मैं ग्वालियर चला तो जमशेदपुर मेरी मंजिल थी, तो रास्ता ही मंजिल है। मंजिल तो ऐसी कोई तय नहीं की जा सकती है, और मंजिल तय करके किया गया सफ़र जो होता है अक्सर बड़ा एकरस सफ़र होता है, और वो आपको तो किसी मकाम पे पहुंचा देता है, लेकिन समाज के लिए कितना काम का होता है मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने अपनी कोई मंजिल तय नहीं की है। जितनी ज़िंदगी मिली होगी लिखता पढ़ता रहूँगा, जब जो सूझेगा करता रहूँगा, इससे ज़्यादा कभी कुछ सोचा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, हर नए मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जो मंजिल का भी लगता है वहाँ पहुँचकर लगता है कि अरे ये तो बड़ा छोटा सा मकाम था, और आगे दूसरी मंजिल दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इसलिए और एक और बात है कि देखिए, नागार्जुन पे लिखते हुए मैंने लिखा था कि जो पर्यटक होते हैं वो कंफर्म टिकटों वाले होते हैं, वो कंफर्म टिकट से आते हैं और कंफर्म टिकट से लौट जाते हैं, इसलिए उस जगह की खुशबू को कभी वो हासिल नहीं कर पाते हैं। जो यात्री होता है वो चलता है, कई बार पहुंचता है, कई बार भटक भी जाता है, लेकिन उस जगह की खुशबू को कैद तो वही कर पाता है अपनी रचनाओं में। नागार्जुन यात्री उपनाम से लिखते थे, आपको पता होगा। तो मैं हमेशा यात्री बनना चाहूंगा, पर्यटक नहीं बनना चाहूंगा। अगर मैं उस मकाम तक नहीं भी पहुंच पाया तो जहां भी पहुंच, हो सकता है कि किसी कोलंबस की तरह कोई दूसरा अमेरिका मिल जाए। अगर कोलंबस नहीं भटका होता तो शायद हिंदुस्तान नहीं मिला होता। तो मुझे लगता है एक साहित्यकार हमेशा एक यात्री हो सकता है। कोई मंजिल तय करके कि फलां पुरस्कार तक पहुंच जाना है या इतनी किताबें लिख देना है, ये तो कोई टाइपिस्ट काम कर सकता है या कोई बहुत व्यापारी टाइप का आदमी काम कर सकता है। साहित्यकार इस तरह से काम मुझे नहीं लगता कि कर सकता है। कोई कर सके तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल। तो एक साहित्यकार हैं अशोक, या फिर एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर? नौकरी करते समय तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भी बनना ही पड़ता है, वरना नौकरी में नहीं कर पाऊंगा। वहाँ से मुझे दाल रोटी मिलती है, इसलिए न्यूनतम ईमानदारी की उम्मीद वहाँ भी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कहानीकार हूँ, कवि हूँ, ये सारी चीज़ें मिलकर मुझे बनाती हैं। तो शायद मेरी नौकरी, मेरा घर परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरी कविता, कहानी, अब आप भी, आप सारे लोग मिलकर ही मुझे बनाएंगे जो बनाएंगे, और हर आदमी ऐसे ही बनता है। कोई एक पहचान हो पाना तो बड़ा मुश्किल काम है। इस मुकाम पर जब हम बिल्कुल ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपसे इजाज़त लें, क्योंकि वक्त की भी एक मजबूरी है, सीमा है, लेकिन इस मुकाम पर इससे पहले कि हम रुखसत हों, क्या ख़ास आप कोई बात कहना चाहें? खास बात तो मैं क्या कह पाऊँगा, खास आदमी ही खास बातें अक्सर कहा करते हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि साहित्य को कोई अनजानी सी चीज़ न समझें, ये न समझें कि ये कुछ खास लोगों के लिए, खास लोगों द्वारा लिखी जा रही, की जा रही कार्यवाही है। उसमें घुसें, वो आप ही की ज़िंदगी है, आप ही की ज़िंदगी से लिखी हुई चीज़ें हैं, और आज भी हिंदी में तमाम ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं, और मैं तो कहूँगा बहुतायत में ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं जो किसी भी फिल्म से, किसी भी सीरियल से ज़्यादा रोचक हैं, आपकी ज़िंदगी के ज़्यादा करीब हैं। और जैसे जैसे आप उसमें प्रवेश करते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसमें घुसते जाएंगे, आपको ज़िंदगी जीने के लिए नई नई राहें, नए नए सवाल आपके सामने आते जाएंगे, और वो आपके लिए सबसे अच्छा मनोरंजन होगा। इसलिए अगर हो सके तो किताबें खरीदें, हो सके तो गिफ्ट जो आप देते हैं उसके साथ एक किताब भी लगा कर दें, और हो सके तो साहित्य को अपने जीवन में एक जगह देने की कोशिश करें। अगर ये आप कर पाते हैं तो शायद अब हमारी भाषा के लिए भी, हमारे साहित्य के लिए भी, और एक खूबसूरत कल के लिए भी ये एक बड़ा योगदान होगा। बहुत अच्छी बातें की आपने, और हमें ऐसा लग रहा है कि वक्त शायद ठहर गया है। इतनी देर के लिए वक्त ठहर भी जाता है जब हम साहित्य के करीब होते हैं, और आप जैसे वक्ता, अशोक कुमार पांडे जैसे लोग जब साथ में हो तो समय बिल्कुल रुक जाता है, ठहर जाता है, और इस ठहरे हुए लम्हे को हम बहुत दूर तक महसूस करते हैं, और इसकी गूंज हमेशा रहती है हमारे दिलों में। बहुत अच्छी बातें की आपने, और इतनी बेहतरीन बातचीत के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हॉकी का मैच कितना भी अच्छा हो, अंपायर का हुटर भी जरूरी होता है, वरना लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो अंपायर ने अपना हुटर बजा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, और जो लोग इसको सुन रहे हैं उनका आभार, शुक्रिया।